जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत टॉपिक है हमारा तद्भव शब्दों की पहचान। तो शब्द के भेदों के अंतर्गत हम स्रोत, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद कंप्लीट कर रहे थे। इसमें तत्सम शब्दों की कंडीशन हमने कल कंप्लीट की। इसके बाद बारी आती है हमारी तद्भव शब्दों की पहचान। तद्भव जो शब्द होते हैं हमारे वो हिंदी के शब्द होते हैं जो संस्कृत के तत्सम शब्दों से उत्पन्न हुए।
जैसे अर्धचंद, अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद बिंदु हमारा ये होता है, अर्धचंद बिंदु वाले, अर्धचंद बिंदु वाले शब्द, अर्धचंद बिंदु वाले शब्द हमारे तत्सम होते हैं। जैसे आंख, दांत, गांव, मुंह, अंधेरा, आंख, दांत, गांव, मुंह, अंधेरा, ये सब क्या है? इनके अलावा एनीथिंग और कहीं भी हम अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करेंगे वे भी हमारे क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। दूसरी कंडीशन, द्वित या द्विगुणी, द्वित या द्विगुणी व्यंजन, द्वित या द्विगुणी व्यंजन, व्यंजन वाले शब्द, द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द जो है ये भी हमारे वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे बच्चा, छप्पन, डिब्बा, बिल्ली, बच्चन और पप्पू, ये सब क्या है जी? हमारे तद्भव शब्द है। तो ये सारे के सारे क्या है जी? तद्भव शब्द। क्लियर? हाँ, दोबारा से समझ लो एक बार। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी जी। तो यहाँ पर अर्धचंद बिंदु वाले शब्द जो है ये तद्भव है, इसको हम अर्धचंद बिंदु कहते हैं, ये जो लगा हुआ है। और जहाँ पे ये अर्धचंद बिंदु होगा वे सारे के सारे शब्द हमारे क्या होंगे? तद्भव शब्द, अर्थात हिंदी के शब्द। द्वित या द्विगुणी व्यंजन ये कहते हैं जहाँ व्यंजन के दोनों रूप हो। व्यंजन के दोनों रूप का मतलब क्या है? व्यंजन के दो रूप होते हैं, एक होता है स्वर सहित, स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, और दूसरा होता है स्वर सहित व्यंजन। दूसरा क्या होता है? स्वर सहित व्यंजन, यानी कि ये आधा व्यंजन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधा व्यंजन, ये आधा व्यंजन होता है। और इसको कहते हैं पूरा व्यंजन, इसको क्या कहते हैं? पूरा व्यंजन। तो पूरा व्यंजन का मतलब क्या हुआ जी? जिसमें स्वर लगा हो। जैसे हमने यहाँ बच्चा के अंतर्गत इसमें आधा च लिया है और इसमें पूरा च। तो जब भी किसी भी एक व्यंजन के दोनों रूप एक साथ आ जाए, उसमें से भी पहले आधा हो उसके बाद में पूरा हो, पहले आधा ये उसके बाद में फिर ये पूरा, पहले आधा ये फिर पूरा, पहले आधा ये फिर उसके बाद में पूरा, तो इनको हम द्वित या द्विगुणी व्यंजन वाले बोलते हैं। ये दोनों ही कंडीशन तद्भव शब्दों का निर्माण करती है। इसके बाद में तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है हमारी उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात, उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन वाले, उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन वाले शब्द।
उत्क्षेपित व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन वाले जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं हमारे? तदभाव। उत्क्षेपित व्यंजन को ही ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। ये दो व्यंजन होते हैं जो हम इसके साथ प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया एक व्यंजन, और इससे बने जो शब्द है जैसे सड़क शब्द है, यहाँ पे लड़का शब्द है, डंडा शब्द है, ऐसे ही लड़की शब्द है, खिड़की शब्द है, खिड़की। तो हम इनका प्रयोग या तो शब्द के बीच में कर सकते हैं या फिर शब्द के अंत में। यहाँ पे क्या है, यहाँ शब्द के अंत में किया है, यहाँ पे शब्द के बीच में प्रयोग किया है। ऐसे ही दूसरा जो हमारा होता है वो ये है, जैसे हमने यहाँ शब्द ले लिया मेंढक, ऐसे ही यहाँ पे शब्द ले लिया गढ़, यहाँ पे पढ़ना, यहाँ पे चढ़। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब क्या है जी आपका, ये आपके उत्क्षेपित व्यंजन है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, इन डे और ढह के साथ में ये जो बिंदी लगी होती है नीचे, तभी ही हम इनको उत्क्षेपित या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। और इनका प्रयोग ये तो शब्द के बीच में होता है, जैसे यहाँ पे हुआ है, या फिर शब्द के अंत में। यहाँ पे हमने इसमें शब्द के बीच में प्रयोग किया है, और यहाँ पे यह शब्द के अंत में प्रयोग किया है। कभी भी शब्द के प्रारंभ में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हेमंत जी, आपका कमेंट मैंने ले लिया है, एक बार इस चीज को और समझो, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, उत्क्षेपित अर्थात ताड़नजात व्यंजन। ये 3 कंडीशन हो गई। इसके बाद में 4th कंडीशन, हिंदी के उपसर्ग से, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अब हिंदी के अंदर हम उपसर्ग किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, अन का प्रयोग करते हैं। हिंदी के अंदर हम बिन का प्रयोग करते हैं, नी का प्रयोग करते हैं, उन का प्रयोग करते हैं, अद का प्रयोग करते हैं, से का प्रयोग करते हैं, कै का प्रयोग करते हैं। अब इससे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? एजान। इससे शब्द बनेगा अन बन, अन होनी, अन कही, अन सुनी। इससे शब्द बनेगा बिन खाया, बिन बताया, बिन कहा। इससे शब्द बनेगा निडर, निकम्मा। इससे शब्द बनेगा 29, 30 से 1 कम। इससे शब्द बनेगा अध पका, अध जला, अध खिला, अध कचरा। और इससे शब्द बनेगा सपूत, और इससे बनेगा कपूत। अब ये हिंदी के उपसर्गों से बने हैं, इसी वजह से सारे के सारे क्या है हमारे? तद्भव शब्द हैं। तो हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द हिंदी के तद्भव है, संस्कृत से बने शब्द संस्कृत के तत्सम होंगे, उर्दू से बने शब्द हमारे विदेशी होंगे। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा के होंगे, जिस भाषा की क्रिया होगी शब्द भी उसी भाषा के होंगे। जी, सबकी लाइव क्लास चल रही है जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्या है आपकी अजान शब्द अपने आप में। अब अज्ञान होता तो तत्सम हो जाता, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, हम इस गय के स्थान पर यहाँ पे जय प्रयोग करते हैं। ये होगा तो तत्सम शब्द बनाएगा, और ये होगा तो क्या बनाएगा? आपका तद्भव शब्द बनाएगा। जैसे हमने यहाँ ज्ञान ले लिया, तो ज्ञान से क्या बन जाएगा? यहाँ जान बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसके स्थान पे जब हम जय का प्रयोग करते हैं तो क्या करता है? तद्भव शब्द। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन किसकी हो गई हमारी? तद्भव शब्दों को पहचानने की। 5वीं कंडीशन, हिंदी की क्रिया से बने शब्द, हिंदी की क्रिया से बने शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? तद्भव। तो हिंदी की वर्ब क्या है जी? जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया पढ़ना,
लिख कर, तैराक, खिलाड़ी, पियक्कड़, लिखावट। अब इन सब में क्या है जी, इसमें हिंदी की क्रिया पढ़ है, इसमें हिंदी की क्रिया लिख है, इसमें हिंदी की क्रिया तैर है, इसमें हिंदी की क्रिया खेल है, और इसमें हिंदी की क्रिया पी है, और इसमें हिंदी की क्रिया लिख। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ब जिस भाषा की होगी शब्द भी उसी भाषा के होंगे। तो ये जो बने हैं ये हिंदी की वर्ब से शब्द बने हैं, इसी वजह से ये हिंदी। अब हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, हिंदी के। तो यहाँ पे पांचवी कंडीशन देखो जी, ये छठी, हिंदी, हिंदी के, हिंदी के प्रत्यय से, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द, हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे हमारे हिंदी के। जैसे यहाँ पर हमने शब्द ले लिया लिखावट शब्द, पियक्कड़ शब्द, सुनारिन, देवरानी, नदी। अब इनमें जो प्रत्यय लगे हैं वो किसके, लिख इसमें हिंदी की क्रिया है, और आवट प्रत्यय, आवट प्रत्यय हिंदी का, पी हिंदी की क्रिया है, और अक्कड़ जो प्रत्यय है वो हिंदी का है। यहाँ पे सुनार हिंदी का शब्द है, इन प्रत्यय। यहाँ देवर हिंदी का शब्द है और इसमें आनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ। यहाँ नद हिंदी का है और इसमें ई हिंदी का प्रत्यय। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो प्रत्यय हमने प्रयोग किए हैं, ई, आनी, इन, अक्कड़ और आवट, ये हिंदी के, हिंदी के प्रत्यय का प्रयोग हम हिंदी के ही शब्दों में करेंगे। जिस भाषा का प्रत्यय होगा यहाँ पे जो शब्द होगा वो भी उसी भाषा का होगा, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे ये अक्कड़ हिंदी का प्रत्यय है तो ये शब्द भी आपका हिंदी का होगा, पी। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संस्कृत में हम जो प्रयोग करते हैं इसके स्थान पे संस्कृत में प्रयोग होता है ये लिख, इसके स्थान पे संस्कृत में प्रयोग होता है ये पिव, इसके स्थान पे संस्कृत में प्रयोग होता है स्वर्णकार, इसके स्थान पे संस्कृत में प्रयोग होता है दीवर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये संस्कृत के हैं, तो ये तत्सम शब्द, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम है। तो वर्ब जिस भाषा की होगी शब्द भी उसी भाषा के, प्रत्यय जिस भाषा के होंगे शब्द भी उसी भाषा के। हिंदी के प्रत्यय का प्रयोग हम हिंदी के ही शब्दों में करते हैं, और तो ऐसे ही संस्कृत के प्रत्ययों का प्रयोग संस्कृत में करते हैं। जैसे पूजनीय शब्द है तो पूज संस्कृत की क्रिया, इसलिए अनियर प्रत्यय भी संस्कृत का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हिंदी के प्रत्यय से बने शब्द आपके हिंदी के तद्भव है, हिंदी की क्रिया से बने शब्द भी आपके क्या कहलाएंगे, हिंदी के। इसके बाद 7 कंडीशन, 7 कंडीशन समास वाले, समास वाले वे शब्द, समास वाले वे वे सामासिक पद वे सामासिक पद जिनमें दोनों शब्द
दोनों शब्द हिंदी के हो, हिंदी के हो तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे तद्भव। जैसे राजा रानी, हरा हरा, दिन रात, ये आपको ध्यान रखना है। लड़का लड़की, अब ये सारे सामासिक पद है, द्वंद्व समास के उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? राजा रानी, हरा हरा, दिन रात, लड़का लड़की, ये सामासिक पद है, द्वंद्व समास के उदाहरण है। इसमें राजा भी रानी हिंदी का है, हरा हरा भी हिंदी का, दिन और रात भी है, लड़का और लड़की भी हिंदी के हैं। तो इस वजह से क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ राजपुत्र, तो इसमें प्यारे दोस्तों ये क्या है? ये संस्कृत का है, तो ये तत्सम कहलाएगा, क्योंकि इसमें दोनों पद हिंदी के नहीं है, इनमें एक पद हिंदी का एक संस्कृत का है, तो तत्सम कहलाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सरल, पहले ये कंडीशन ले लो, जिन जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप, जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप भी, जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो, जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो, वो क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। वो क्या कहलाएंगे? तद्भव। जैसे हमने यहाँ हल्दी शब्द ले लिया, ऐसे ही ऊंट, घी, कपोत, म्यूर, सूरज, दिन और रात। अब इससे क्या बनाएंगे जी हम? इससे बन गया हमारा हैदरा, ये समय। इससे ऊंट बन गया, घरत, ये कबूतर, मोर, सूर्य। अच्छा ये तो गलत हो गया जी, ये दोनों गलत हो गए, इनको ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे कबूतर और इसको लिखेंगे मोर, और ये बन जाएगा आपका कपोत, और ये बन जाएगा आपका म्यू। दिन का हो गया आपका दिवस, और रात का हो गया आपका रात। ये आपको ध्यान रखना है। हल्दी का हरिद्रा, ऊंट का ऊष्ट, घी का गर्त, कबूतर, इसका सूरज का सूर्य, दिन का दिवस, और ये हो गया आपका रात। तो ये आपको ध्यान रखना, ये क्या है? ये आपका तद्भव है। ये क्या है? ये आपका तत्सम, ये आपका क्या है जी? तत्सम। तो जिन शब्दों का कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो, वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके तद्भव है, ये इनके तत्सम है, क्योंकि कोई भी तद्भव शब्द बिना तत्सम के उत्पन्न नहीं होता। हमारे पास हरिद्रा था तो हमने उससे हल्दी बना दिया, ऐसे ही ऊंट, ऊंट था तो ऊंट बन गया, गर्त था तो घी, कपोत से कबूतर, म्यूर से मोर, सूर्य से सूरज है, दिवस से दिन है, रात्रि से रात बना, एनीथिंग इसके अलावा भी
बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी 9वीं कंडीशन है जो सरल सुगम आसान शब्द होते हैं, जो सरल सुगम आसान वर्तनी व सरल सुगम आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द। ठीक है जी, जो सरल सुगम आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द है वो भी क्या कहलाएंगे हमारे तद्भव। तो सरल सुगम आसान वर्तनी क्या है जी, जैसे प्यार सरल सुगम आसान है, ऐसे ही देवर शब्द है सरल सुगम आसान वर्तनी है। ठीक है, लघु शब्द है, लघु सरल सुगम आसान वर्तनी है। सेवा सरल सुगम आसान वर्तनी है। ससुर सरल सुगम आसान वर्तनी है। यहाँ पर घी और यहाँ पर हल्दी, ये सब सरल सुगम आसान वर्तनी है, लेकिन इनका डिफिकल्टी रूप क्या है, प्रेम, दीवर, हर्ष, सुसुरसा, यहाँ पे समसुर, ये क्या है जी घर्त, और ये क्या है आपका हरिद्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया जी आपका, ये इसी से बने, ये इनके डिफिकल्टी रूप है। इससे एक बार और ये साबित हुआ कि तद्भव शब्द बिना तत्सम के उत्पन्न नहीं हो सकते। ये शब्द हमारे पास पहले से थे तभी हमारे पास ये शब्द आए। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे के सारे आपके तद्भव शब्द हैं। ये सारे के सारे क्या है, तद्भव। और ये क्या है सारे, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। ये क्या है, हमारे तत्सम शब्द है। ये तत्सम है और ये तद्भव है। जो सरल सुगम आसान वर्तनी व उच्चारण वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर। तो ये थे जी हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, ये 9 कंडीशन किसकी थी, तद्भव की। इसके बाद बात करते हैं देशी शब्दों। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए इसकी जी। तो तीसरे हमारे हैं देशी शब्द। इन्हीं देशी शब्द को हम क्या कहते हैं, देशज्ञ शब्द भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, देशज्ञ शब्द। ये कौन से होते हैं, जो शब्द गांव देहात में प्रयुक्त, गांव देहात में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, देशी शब्द। जो शब्द केवल सीमित क्षेत्र में, जो शब्द केवल सीमित क्षेत्र में ही बोले व समझे जाते हो, जो शब्द केवल सीमित क्षेत्र में ही बोले और समझे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे देशी शब्द। इसके बाद जो शब्द बोली, उपबोली से संबंधित हो,
जो शब्द बोली उपबोली से संबंधित हो वो क्या कहलाते हैं? देसी शब्द। जिन शब्दों की उत्पत्ति जिन शब्दों की उत्पत्ति के जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, वो भी शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। इसके बाद जो शब्द तत्सम तद्भव विदेशी जो शब्द तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं? देसी शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जी। जो शब्द गांव देहात में प्रयुक्त होते हैं, गांव देहात में कौन सा है? जैसे छोरा छोरी है, काटड़ू बाछड़ू है, ढोर डांगर है, ठीक है। तो जो सीढ़ियाँ होती है उसको जीना कहा जाता है। तो वो सब क्या है? अपने आप में देसी शब्द है। तो पर्टिकुलर है, आपने देखा होगा ये कहा भी जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे वाणी। यानी कि हर चार कोस पे वाणी अपने रूप को बदल लेती है, अपनी भाषा के रूप को परिवर्तित कर लेती है। तो यानी कि पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष में, जैसे अवध वाली बेल्ट में अवधी बोली जाती है, मथुरा के आसपास ब्रज भाषा बोली जाती है, और कुछ एरिया में भोजपुरी है, तो कुछ एरिया में मारवाड़ी है, तो कहीं पे फिर दोस्तों मेवाती बोली जाती है। तो भारत के या उत्तर भारत के अलग अलग हिस्से में अलग अलग भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। अब वो उसका क्षेत्रीय रूप है जो कि बोली का रूप कहलाता है। तो ये जितने भी आपके अवधी के शब्द है, भोजपुरी के शब्द है, जयपुरी शब्द है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके देसी शब्द। जो शब्द केवल सीमित क्षेत्र में ही बोले हुए समझे जाते हैं। अब जो भोजपुरी बोलता है तो वो हरियाणवी नहीं समझ सकता, और जो हरियाणवी बोलता है तो वो भोजपुरी नहीं समझ सकता। तो बिहार के अंतर्गत हम भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलते हैं। तो हरियाणा का, राजस्थान और पंजाब का कोई व्यक्ति भोजपुरी, मगही, मैथिली के शब्दों को नहीं जान सकता, क्योंकि वो अपने आप में सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो जो जिस एरिया का है उस एरिया में जो भी बोली बोली जा रही है उसी के शब्दों से वो अर्थ निकाल सकता है, उसकी भाषा को समझ सकता है। तो जो सीमित क्षेत्र में बोले जाते हैं वे हमारे बोली या उपबोली के शब्द कहलाते हैं। जो शब्द बोली और उपबोली के, जैसे हरियाणवी एक बोली है, अब उसके अंदर जो उपबोली है जाटू और बांगरू है। जाटू दिल्ली से लगते हुए हरियाणा में बोली जाती है, यूपी से लगते हुए हरियाणा में, और बांगरू बोली जाती है जो राजस्थान और पंजाब से लगता हुआ हरियाणा है। तो वो जाटू और बांगरू के जो शब्द हैं वो पर्टिकुलर कुछ जिलों में ही बोले जाते हैं, वहीं के लोगों के द्वारा ही उसको समझा जा सकता है। तो वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे देसी। जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तत्सम शब्दों का हमें पता है कहाँ से आए, संस्कृत से आए। तद्भव का हमें पता है कहाँ से आए, तत्सम से आए। ऐसे विदेशी शब्दों का भी पता है कि अंग्रेजी का है, ये उर्दू का है, ये फारसी का है, ये अरबी का है, ये पुर्तगाली का है, ये चाइनीज है, ये जापानी है। बाकी सबके बारे में संकर शब्द में भी पता है कि ये दो अलग अलग भाषाओं का शब्द है। जैसे रेलगाड़ी है, रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का है। लेकिन यहाँ देसी जो शब्द है, जैसे ढोर है, डांगर है, छोरा है, छोरी है, काटड़ू बाछड़ू है, ठीक है, तो ये झाड़ू है, इसके साथ ये जो है जीना है, एनीथिंग आपके एरिया में अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, पदार्थों को अलग अलग नाम से जो जाना जाता है, और वो पर्टिकुलर आप लोग ही प्रयोग करते हैं, आपके अलावा दूसरे एरिया के लोग उनको प्रयुक्त नहीं करते हैं।
वही देसी शब्द है और इनकी उत्पत्ति के बारे में नहीं पता चलता। अब ये छोरा छोरी सब लड़का लड़की के लिए सबसे पहले किस व्यक्ति ने किस जिले के अंदर किस राज्य के अंतर्गत प्रयुक्त किया, आज तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हैं तो वो व्युत्पत्ति के आधार का इसीलिए रखा गया क्योंकि उसमें देसी शब्द आते हैं। व्युत्पत्ति का मतलब होता है जिसका कोई कारण ना हो, जिसकी कोई जानकारी ना हो। अब सूरज और चांद किसने बनाए, कैसे बने, किसी को कुछ नहीं पता है। ये व्युत्पत्ति है, अपने से पैदा हुए। ऐसे ही इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ये भी देसी शब्द की एक कंडीशन है। अब मान के चलो उसने कोई शब्द दिया है कि ये बताइए जी कौन सा शब्द है। 4 ऑप्शन आपके पास है, एक तत्सम है, एक तद्भव है। तत्सम की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, तद्भव की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। विदेशी जो मैं अभी पढ़ाऊंगा इसके बाद में वो कंडीशन, तो बच के आ गया आपका देशी बच गया, तो राइट आंसर देशी हो गया। तो आप आंसर टेली करके भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि जब हमें तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों की कंडीशन का पता है तो फिर जो कंडीशन इन तीनों की अप्लाई नहीं हो रही है किसी शब्द पे तो वो शब्द कौन सा बचेगा, आपका देसी शब्द बचेगा। तो इसीलिए ये क्या थे जी, हमारे सारे के सारे देसी शब्द। इसके बाद में बात करते हैं विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द या विदेशी शब्द या विदेशज्ञ शब्द, विदेशी शब्द या विदेशज्ञ शब्द ये कौन से है जी? विदेशी शब्द या विदेशज्ञ शब्द, विदेशी शब्द या विदेशज्ञ शब्द जो विदेश में जन्म लिए हैं। सबसे पहले अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के शब्दों की, अंग्रेजी के शब्दों की पहचान। तो अंग्रेजी के शब्दों की पहचान कैसे करेंगे जी हम? अंग्रेजी के शब्दों की पहचान अर्धचंद्र, अर्धचंद्र, अर्धचंद्र चिन्ह, अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द, अर्धचंद्र चिन्ह वाले शब्द क्या कहलाएंगे हमारे? अर्धचंद्र चिन्ह वाले जैसे कॉलेज, हॉकी, पॉलीथीन, ऑक्सीजन, डॉक्टर, कॉफी, आप, बॉस, ऑफिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये क्या कहलाए? आपके सारे अंग्रेजी के। अब जहाँ केवल अर्धचंद्र का प्रयोग होता है। इसके बाद से आरंभ होने वाले
अधिकांश से आरंभ होने वाले अधिकांश शब्द जैसे स्कूल, स्टार, स्टेशन, स्कूटनी। स्कूल, स्टार, स्टेशन, स्कूटनी। स्कूटर, तीसरा चिन्ह जिन शब्दों को अलग अलग लिपि में लिखने के बाद भी जिन शब्दों को अलग अलग लिपि में लिखने के बाद भी उच्चारण एक जैसा हो, उच्चारण समान हो, वो क्या कहलाते हैं? जैसे हमने यहाँ स्कूल लिखा, ये जो लिपि है देवनागरी है, और हमने यहाँ पे स्कूल लिखा, और ये जो लिपि है ये रोमन लिपि है। लिपि दोनों की अलग अलग थी लेकिन उच्चारण दोनों का सेम, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है जी? ये लिपि दोनों की अलग अलग है और उच्चारण दोनों का क्या है? सेम है। ये देवनागरी की लिपि में लिखा है, ये रोमन लिपि में लिखा है। इसी रोमन लिपि से ही ग्रीक और लैटिन विकसित हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिन शब्दों का सबसे बड़ी पहचान यही है अंग्रेजी के शब्दों की, कि अगर उसको हम उन शब्दों को हिंदी में देवनागरी की लिपि में भी लिख रहे हैं तो उनका उच्चारण सेम होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, ये दो कंडीशन हमारी अर्धचंद चिन्ह वाले जो शब्द होते हैं, जहाँ भी अर्धचंद चिन्ह लगेगा, जैसे ऑफिस में लगा हुआ है, पॉलीथीन में है, हॉकी में है, कॉलेज में है, तो एक तो हम इससे पहचान सकते हैं। आधे से शुरू होने वाले शब्द, जैसे इसमें ये क्या है जी, यहाँ स्कूल है, स्टार है, स्टेशन है, स्कूटी है, स्कूटर है, स्कूटनी छटनी को बोलते हैं। अब आप में से कई बच्चे कंफ्यूज इसलिए होंगे कि जो स्थान शब्द है तो इसको तो प्लेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्लेस। अगर इनका उच्चारण समान होता तो ये अंग्रेजी का होता, लेकिन इसको प्लेस बोलते हैं। उच्चारण दोनों का अलग अलग हो गया, इसलिए स्थान जो शब्द है ये संस्कृत का है, अंग्रेजी का नहीं। आधे से शुरू हो रहा है। आप स्कूल को स्कूल ही लिखोगे अंग्रेजी में, स्टार को स्टार, स्टेशन को स्टेशन, स्कूटी को स्कूटी, स्कूटर को स्कूटर ही लिखोगे। तो दोनों अलग अलग लिपि में लिखने के बावजूद भी उच्चारण सेम रहेगा तो वो अंग्रेजी का है। लेकिन अगर दोनों का उच्चारण अलग अलग हो गया तो इसका मतलब फिर वो अंग्रेजी का शब्द नहीं है। इसके बाद में फिर यहाँ पे फोर्थ कंडीशन जो बनेगी हमारी वो कौन सी है? फोर्थ कंडीशन बनेगी हमारी अंग्रेजी के उपसर्ग से। अंग्रेजी के उपसर्ग से, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी के कहलाएंगे, अंग्रेजी के उपसर्ग से बने शब्द। अब अंग्रेजी के उपसर्ग क्या है जी? सब है। अंग्रेजी के उपसर्ग हाफ है, अंग्रेजी के उपसर्ग जर्नल है, अंग्रेजी के उपसर्ग हेड है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्या है? अब इससे क्या बन जाएगा? सब इंस्पेक्टर अंग्रेजी का बनेगा। सब डिवीजन अंग्रेजी का बनेगा।
ऐसे ही हाफ टाइम, हाफ शर्ट अंग्रेजी का बनेगा। ऐसे ही जर्नल स्टोर, जर्नल मैनेजर, अंग्रेजी का बनेगा। हेड मास्टर, हेड क्लर्क या हेड कांस्टेबल, ये सारे अंग्रेजी के। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का, मैं उपसर्ग पढ़ा चुका हूँ आप अंग्रेजी के, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर सब, हाफ, जर्नल और हेड ये क्या थे? अंग्रेजी के उपसर्ग थे। अंग्रेजी के उपसर्गों से अंग्रेजी के शब्द बने। इसके बाद पांचवी कंडीशन, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द। अंग्रेजी की क्रिया से, अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द क्या कहलाते हैं? अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी की क्रिया से बने शब्द कौन से होंगे जी? जैसे प्ले से प्लेयर बनाया, रीड से रीडर बनाया। तो ये सब क्या है? ये अंग्रेजी की वर्ब है। अब जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे क्रीड ले लिया, तो ये संस्कृत की है, तो इससे क्या बनाएंगे? इससे बनाएंगे क्रीडर। यहाँ पे हमने खेल ले लिया, तो इससे क्या बनाएंगे? इससे बनाएंगे खिलाड़ी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्ले से प्लेयर, रीड से क्रीड से क्रीडती, खेल से खिलाड़ी। तो वर्ब जिस भाषा की होगी तो शब्द भी उसी भाषा का होगा। तो ये वर्ब किसकी थी? ये वर्ब अंग्रेजी की। और ये वर्ब किसकी थी? ये वर्ब संस्कृत की। और ये वर्ब किसकी थी? ये वर्ब हिंदी की। इसीलिए ये हिंदी का तद्भव है, ये संस्कृत का तत्सम है, और ये विदेशी शब्द प्लेयर अंग्रेजी का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीथिंग, ऐसे बहुत सारे शब्द है। ठीक है जी। तो जो वर्ब जिस भाषा की होगी शब्द भी उसी भाषा की। तो ये अंग्रेजी की धातु है, क्रिया है, वर्ब है, तो क्या बनेंगे? अंग्रेजी के शब्द बनेंगे। तो ये थे जी आपके अंग्रेजी के शब्द। इसके बाद में है 6 कंडीशन आप। तो ये 6 कंडीशन क्या है? जो शब्द सबसे पहले, जो शब्द सबसे पहले रोमन, ग्रीक, लैटिन लिपि में प्रयुक्त हुए वो क्या कहलाते हैं? अब जैसे जो स्कूल शब्द आया है, तो ये तो सबसे पहले इसमें लिखा गया ना, फिर हमने यहीं से उठाया और इसके स्थान पे ये प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो स्कूल शब्द इस रूप में नहीं आया सबसे पहले, स्कूल शब्द सबसे पहले इस रूप में आया और यहीं से ही हमने उठा के हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो जो शब्द सबसे पहले रोमन, ग्रीक, लैटिन लिपि में प्रयुक्त हुए, क्योंकि अंग्रेजी की प्राचीन लिपि रोमन है, आधुनिक लिपि ग्रीन और लैटिन है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जिस लिपि में जो शब्द आते हैं वे उसी भाषा के ही शब्द होते हैं। जैसे अगर मैं स्वागतम शब्द कहूँ, तो वो स्वागतम शब्द जो है या स्वागत शब्द वो संस्कृत का है। वहीं से वेलकम अंग्रेजी वालों ने ले लिया। सो मतलब अच्छा है, ठीक है, आगत मतलब होता है आए हुए का, तो आए हुए का अच्छा हो उसको हम स्वागत कह रहे हैं। वैसे ही वहाँ पे वेलकम होता है, कम मतलब आना होता है। तो यानी कि हमारा स्वागतम शब्द अंग्रेजी वालों ने अपनाया, इसीलिए हमने उनका स्कूल शब्द अपनी भाषा में प्रयोग किया। तो इसी तरीके से एक दूसरी भाषाओं में हम अलग अलग भाषाओं के शब्दों को प्रयोग में लेके आते हैं। तो ये क्या है जी? हमारे अंग्रेजी के शब्द। इसके बाद
उर्दू भाषा के शब्द जो कि विदेशी शब्दों में आते हैं। क्या है जी? उर्दू के उर्दू के शब्दों की उर्दू के शब्दों की पहचान। तो उर्दू के शब्दों की पहचान कैसे करेंगे जी हम? उर्दू के शब्दों की पहचान नुक्ता नुक्ता चिन्ह या बिंदु तल, नुक्ता चिन्ह या बिंदु तल चिन्ह वाले शब्द। तो नुक्ता या बिंदु तल चिन्ह वाले शब्द कौन से हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने ये व्यवस्था की है कि जब भी हम कै का प्रयोग, खे का प्रयोग, गे का प्रयोग, जय का प्रयोग और इस फै का प्रयोग करेंगे तो वह नुक्ता बिंदु तल के साथ करेंगे। इससे क्या शब्द बनेगा? कमीना, कम वक्त और कमसीन। ऐसे इससे शब्द क्या बनेगा? ख्याल, खुश खबरी और खुशहाल। ऐसे ही गजल, गफ्फार, गजल, नजर, वजीर, मुजफ्फरनगर, सफर, सफारी, सफल। हम यहाँ बात कर रहे हैं इस बिंदु तल की। जहाँ भी ये बिंदु तल आएगा ये हमें बता रहा है कि ये सारे के सारे उर्दू के शब्द हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? उर्दू के शब्द। ये बिंदु तल हमें बता रहे हैं। ये प्रयोग कहाँ होता है? ये प्रयोग होता है केवल इन 5 वर्णों में। तो इनको हम आगत ध्वनि भी कहते हैं, इनको हम गृहीत ध्वनि भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है, 5 ध्वनि हैं जिनको हम आगत या गृहीत ध्वनि कहते हैं। इनको उर्दू से लिया गया है तो इसलिए सारे के सारे शब्द यहाँ पे उर्दू के हैं। तो हिंदी में इनको बिंदु तल कहते हैं, उर्दू में इनको नुक्ता चिन्ह कहते हैं। तो जब भी हम उर्दू से, अरबी से, फारसी से कोई शब्द हिंदी में प्रयुक्त करेंगे और उनके शब्दों के साथ में कै, खे, गे, जय, फे आएगा तो हम उनके नीचे लेफ्ट साइड में बिंदु तल जरूर लगाएंगे जिसको हम नुक्ता कहते हैं। तो ये बिंदु तल हमें बता रहे हैं ये विदेशी शब्द हैं। और विदेशी शब्दों में भी अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, जापानी, चीनी भाषाओं के शब्द आते हैं। तो उसमें से जहाँ ये नुक्ता बिंदु तल होगा तो वे उर्दू के शब्द कहलाएंगे। इसके बाद में दूसरी कंडीशन उर्दू के शब्दों को पहचानने की। क्या है जी? उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द। जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा का होगा। उर्दू के उपसर्ग से बने शब्द क्या है जी? यहाँ पे ला। इससे क्या बनेगा? लाचार, लाजवाब और ला इलाज। ला इलाज। इससे क्या शब्द बनेगा? अल। इससे बनेगा अल कायदा, अल बेला, अल बेला, अल मस्त। ठीक है, बिल,
बिल्कुल, बिलावल, कमजोर, कमसीन, कम अकल, बेवफा, बेकार, बेकसूर, बेहया, बा बाकायदा, बाइज्जत, बद, बदसूरत, बद दस्तूर, बदकिस्मत, ना नापाक, नालायक, नासमझ। ये सारे के सारे उर्दू के उपसर्ग हैं। ऐसे आपके और भी बहुत सारे उर्दू के उपसर्ग हैं, 19 उपसर्गों का हम प्रयोग करते हैं। तो ला, अल, बिल, कम, बे, बा, बद, ना, ये सब क्या है, ऐसे हम प्रयोग करते हैं। सरका, सरदार, सरकारी, ठीक है, हमदर्द, हमसफर, हमराई। तो ये भी उर्दू के शब्द हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं। उनसे भी क्या बनेंगे, उर्दू के। तो जिस भाषा का उपसर्ग होगा शब्द भी उसी भाषा के होंगे। तो उर्दू के उपसर्ग उर्दू के शब्द बनाएंगे, हिंदी के उपसर्ग हिंदी के तद्भव बनाएंगे, संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के तत्सम शब्द का निर्माण करेंगे, और अंग्रेजी के जो उपसर्ग हैं वो प्यार दोस्तों अंग्रेजी के विदेशी भाषाओं के शब्दों का निर्माण करेंगे। तो जिस भाषा के उपसर्ग हैं शब्द भी उसी भाषा के होंगे। इसके बाद तीसरी कंडीशन, जिन शब्दों से मुस्लिम शासन व राज्य व्यवस्था का बोध हो, बोध मतलब समझ, जानकारी हो। तो जिन शब्दों से मुस्लिम शासन व्यवस्था का ज्ञान हो, जैसे डाक, जरी, बाट, जिला, सील, मनस, जहांगीर, जदिया, चौकीदार, पहरेदार, सूबेदार, नायब सूबेदार, थानेदार। ये सब क्या है, मुस्लिम शासन काल राज्य व्यवस्था। इसके बाद फोर्थ, जिन शब्दों से इस्लाम धर्म व संस्कृति का
परिचय हो, जैसे रोजा, ज़कात, नमाज, हज, मक्का, मदीना, मस्जिद, इबादत, सेवई, सेफाई, ईद, बकरा ईद, ईदगाह, महल, किला, ये सब क्या है जी आपके? जिन शब्दों से इस्लाम धर्म संस्कृति का परिचय हो। तो संस्कृति क्या? तीज त्योहार, ओढ़ना पहनना, खाना पीना। अब खाना पीना में, इसमें ओढ़ना पहनने में क्या आता है? टोपी, कुर्ता, पजामा, बुर्खा। तो इन सब शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है? इस्लाम धर्म संस्कृति को। तो संस्कृति में क्या है? हमारे तीज त्योहार है, खाना पीना है, ओढ़ना पहनना। तो ये सब संस्कृति का परिचय है। तो जिन शब्दों से आपको इस्लाम धर्म या संस्कृति का ज्ञान हो, जिन शब्दों से आपको मुस्लिम शासन व्यवस्था, जिन शब्दों से आपको मुस्लिम शासन व्यवस्था का ज्ञान हो, किसका ज्ञान हो? मुस्लिम शासन व्यवस्था का ज्ञान हो, राज्य व्यवस्था का ज्ञान हो। अब डाक व्यवस्था मुस्लिम शासन काल की देन। जरीब, जमीन को नापने के लिए एक लोहे की जंजीर होती थी। बाट तोलने के लिए सबसे पहले प्रयोग मुस्लिम शासन काल में हुआ। जिला है, तहसील है, मनसब है, जहांगीर है, जजिया कर लगाया गया जो हिंदू थे गैर मुस्लिमों पर। इसके बाद चौकी है, पहरेदार, सूबेदार, नायब सूबेदार, थानेदार, ये सब व्यवस्थाएं राज्य व्यवस्था मुस्लिम शासन काल की देन। तो इन शब्दों से इस्लाम धर्म संस्कृति का ज्ञान हो रहा है। इसलिए क्या है आपके विदेशी शब्द, और विदेशी में क्या है आपके अंग्रेजी के शब्द। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार। बाकी इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो करेंगे कल वाली क्लास में। तो अब धीरे धीरे आपकी सारी क्लासें ऑलरेडी प्यार दोस्तों आपके स्टार्ट है, सुबह मॉर्निंग की भी, इवनिंग की भी, और उसके बाद नाइट की भी। अब 10 बजे मैं कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराऊंगा उपसर्ग की। तो इसी तरीके से हिंदी बाय उनकर यूट्यूब चैनल पर कल से आपका शेड्यूल रहेगा। सभी साथियों का धन्यवाद। टाइमिंग रहेगा 7 बजे और 9:30 बजे को।